lecture which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 3 of Corporate Governance of Pakistan by Dr. S.A. Bhatt. In the previous lecture, we ended up on the topic on your screen, that is expectation from a company. And today we are going to continue our discussion from the next topic, and that topic is shareholders hold on board. So as we have already discussed many times that shareholders are the governing body, shareholders are the holding body, shareholders are the considered as the main key players of board of directors. Shareholder is the main or supreme authority in the organization, because organization is going to work on the ownership of the shareholder. Shareholder is the party that is going to elect board of directors, and later on the board of directors will run the company. Fine. So in the very first thing that you can observe that shareholders must approve certain things. Means what sort of decision we we need the authority, we need the approval from the shareholder. After taking the decisions by the board of directors, we need approval, we need uh, परमिशन फ्रॉम द शेयर जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई डिसीजन ले लेंगे, उन्होंने कह दिया कि हमने ये एक्टिविटी करनी है, उसके लिए उन्हें परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल कौन देगा? शेयर होल्डर। तो पहली बात उन्होंने यहाँ पे किया है, क्लास 1 ट्रांजेक्शन, large size related to the size, large size relative to the size of the company. क्लास 1 ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो मेन ट्रांजेक्शन होती हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं, जो मिलियंस में होती हैं, या जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली होती हैं. मीन्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन डेट आर कंसीडर्ड एज द सुप्रीम ट्रांजेक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इनके लिए आप ये एक्टिविटी कभी एज इट इज़ नहीं कर सकते. अब इसमें एग्जांपल जो आप लेते हैं वो एक्विजिशन और मर्जर की भी आती है. अब एक्विजिशन और मर्जर माशाल्लाह आप लोग एमबीए में पहुंच गए हैं, आप लोगों को आइडिया है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर ले तो उसे एक्विजिशन कहते हैं, और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जम हो जाए, मर्ज हो जाए, ऐसी एक्टिविटी को मर्जर कहते हैं. ठीक है. तो एक्विजिशन और ये मर्जर, ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं या ये डिसीजन मेकिंग होती है, इसे सुप्रीम और द क्लास 1 ट्रांजेक्शन होते हैं, और ये कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल इन ऑल अपने ऊपर नहीं कर सकते. मतलब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी ये नहीं कह सकते कि जी हमारी मर्जी और हमने ये डिसीजन लिए एंड दिस डिसीजन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड. नो, these sort of decisions cannot be taken without the approval of the shareholder. ठीक हो गया. उसके बाद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं कि जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्टिविटीज तक ना रहे, उसके साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी लेना देना हो. यानी अगर लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग ट्रांजेक्शन को साथ लेके चल रही है या बैंक से बहुत बड़ा लोन अप्रूव करवा रही है, तो शेयर होल्डर्स ऐसी ट्रांजेक्शन को कभी भी शेयर होल्डर्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं रहने देंगे. ऐसी ट्रांजेक्शन जिनमें हमें लग रहा होता है कि ये एक और पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहे हैं, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को भी हम ऑल इन ऑल नहीं चलने देते. हम उन्हें ये नहीं इजाज़त दे देते कि आपके ऊपर है, आपकी परमिशन हमारी है, आप विदाउट आर अप्रूवल आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं. नहीं, यू हैव if you have taken certain decision, you should try to get permission, you should try to get approval from the shareholders. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में होता है कि कोई और पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइन होने वाली होती है, एक्वायर होने वाली होती है, या मर्ज होने वाली होती है, या बड़ी कोई मेजर हम उनके साथ ट्रांजेक्शन, यानी हम उनसे कोई प्रोजेक्ट परचेज कर रहे हैं या कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर. तो ऐसे जो सुप्रीम डिसीजन होते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन ऑल इन ऑल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन फ्रॉम द यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल देना भी क्या कहते हैं, आपके शेयर होल्डर्स के ऊपर होते हैं. अब इसमें क्या होता है कि पहली बात तो यहाँ पे जो बात इन्होंने लिखी हुई है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, और उससे पहले डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. क्योंकि हमने एक ऑडिट डिपार्टमेंट रखा हुआ है, क्योंकि हम हर वक्त यही चाहते हैं कि हम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन के बाद देख नहीं पा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक हमें उसके बारे में मालूमात कम होती हैं. ऐसी सूरत हाल में हम SECP की तरफ देख रहे होते हैं कि ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन को
बताएंगी कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करेंगी कि जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस लॉ के मुताबिक काम करें। अब एससीसीपी ने ही कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं हो सकते, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए। क्या होते हैं कि ऐसा बंदा जो आपकी एक्टिविटी को ओवरव्यू करे, आपकी एक्टिविटी को ऑल इन ऑल देख रहा हो, आपको बता सके नहीं सर आपने यहाँ पे गलत डिसीजन लिया है, ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर नहीं है, इस डिसीजन से इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, इस डिसीजन से तमाम जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो मुतासिर हो सकती हैं। तो इस तरह के तमाम फैसले शेयर होल्डर्स देख रहे होते हैं। अब उसके अंदर आप ये बात जहन में रखें कि जब एससीसीपी ने आपके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कोई बंदा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देख रहा होगा तो उस बंदे ने क्या काम करना है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कि उससे तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखनी है, उसने इस बात को इंश्योर कराना है। क्योंकि एससीसीपी ने कहा है कि जी तमाम कंपनीज का विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर देयर शुड बी एन ऑडिट, तो वो ऑडिट करवाए। ये ना हो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जब भी एक साल गुजर गए उसके बाद वो ऑडिट ना करवाएं और नेक्स्ट ईयर पे चले जाएं। तो ये तमाम फैसले होने चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर कराना, इस चीज़ को कंफर्म करना ये बोर्ड ऑफ ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीज़ों की अप्रूवल ली जाती है, ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स सच बताएं, अगर आप पूछें तो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो एक साल में हो रही है, शेयर होल्डर्स आर मोर विलिंग टू गेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो ऑडिटर्स रिपोर्ट को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और इंस्टीट्यूशंस खास तौर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे होते हैं एज ए शेयर होल्डर, वो इन चीज़ों को खास तौर पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिटिंग की एक्टिविटी मतलब ऑडिटिंग की एक्टिविटी अच्छी तरीके से हुई है या नहीं हुई, क्या क्या परेशानियां फेस की गई हैं ऑडिटिंग एक्टिविटी के अंदर, उन तमाम मामला को वो कीनली ऑब्जर्व करते हैं और शेयर होल्डर्स ने ये चीज़ें अप्रूव करवानी होती हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। अब हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था एजेंसी प्रॉब्लम का, हमने वहाँ पे ये बात डिस्कस की थी कि एजेंसी प्रॉब्लम में हमने इस बात को इंश्योर कराने के डायरेक्टर अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट ना लेके आ जाए, यानी अपना फ़ायदा सिर्फ ना देखने लग जाए, वो तमाम कंपनी का फ़ायदा देखे। क्योंकि डायरेक्टर को हम डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग, तो डायरेक्टर डिसीजन ले लेगा कि द डायरेक्टर्स सैलरी शुड बी 2 लाख इंस्टेड ऑफ 1 लाख, 1 लाख की बजाय 2 लाख की सैलरी हो। तो ये कंपनी का प्रॉफिट ही 10 लाख का है या वही जो है ना आपका प्रॉफिट क्या है 1 मिलियन का है, तो डायरेक्टर की अकेले की सैलरी 2 लाख की है। तो ये इस किस्म की डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामला को भी अब ये तो कोई उसने करप्शन तो नहीं की, उसने तो भाई डिसीजन मेकिंग पावर थी, उससे हमने 2 लाख रुपए बनवा ली और 1 मिलियन में से 2 लाख तो सिर्फ डायरेक्टर की सैलरी चली गई। ऑडिटिंग रिपोर्ट में भी वो कहेगा डिसीजन के मुताबिक काम हुआ है, ऑडिटर क्या कह सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो इन तमाम मामला को देखा करे और ऐसे एक्टिविटीज जहाँ पे उन्हें पता चल रहा हो कि डायरेक्टर की रेमुनरेशन एथिकल ना हो या एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, तो वो उसके ऊपर ध्यान दे कि भाई यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं चल सकती। ये तमाम मामला जो कि जिस किस्म के मामला ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, इसमें अगर रेमुनरेशन के ऊपर ही हमने इतना पैसा देने लग गए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इन चीज़ों को एश्योर कराना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक हो, ये शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। शेयर होल्डर्स इलेक्ट एंड कैन रिमूव डायरेक्टर। इट इज, हाँ यहाँ पे एक बात जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी कि जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके आते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, उसकी हमने एक खास अरसे के लिए उसे हमने इलेक्ट करके रखा होता है। हमें मालूम होता है कि ये जो शेयर होल्डर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जो डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर आया है, ये हमारे फायदे के लिए आया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब भी एक कंपनी के अंदर आएगा वो हमारे बिहाफ पे काम कर रहा होगा। शेयर होल्डर्स को ये बात मालूम होती है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो हमारे फैसले या हमारे लिए जो बेहतर काम है उसे इंश्योर करवा रहा होता है। अब इस बात में एक बात जहन में रखनी है आपने कि जब भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है, आपका जो डिपेंडेंट डायरेक्टर यानी जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। अब क्योंकि वो बंदा रिमूव कब होगा, बात यहाँ पे आती है कि सर वाई द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी रिमूव। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रिमूव इन केस इफ दैट पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इन द राइट वे
or that person is giving suggestion, giving recommendation against the executive director. मेरी बात दोबारा से सुने, अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया है और उसने अपनी ड्यूटी सही अंदाज में नहीं की है तो चलो समझ आता है, लेकिन अगर वो इस वजह से उसे हटाया जा रहा है कि वो जो डिपेंडेंट जो आपकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके तमाम गलत फैसलों को सामने लेके आ रहा है, उनके अगेंस्ट अपनी रिजर्वेशंस लिख रहा है, इस सूरत हाल में आपने ऐसे बंदे को कोई ना कोई जॉब सिक्योरिटी देनी है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को SCCP ने जो जॉब सिक्योरिटी दी है वो 3 years की दी है कि बिफोर 3 years योर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिमूव, यू विल रिमेन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इट you will be you will remain the independent director, and at the same time your remuneration will be assured। आपकी remuneration पे कोई परेशानी नहीं आने वाली, आपको जो वादा किया गया है, जिन टर्म एंड कंडीशंस पे लाए गए हैं, आप उसी पर रहेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि जब हम ये सारी बातें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कर रहे हैं तो डिपेंडेंट डायरेक्टर की बात जब करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें, तो उसको रिमूव करने की अथॉरिटी शेयर होल्डर को मिल गई है और शेयर होल्डर उसे किसी भी वक्त रिमूव कर सकते हैं। इट इज नॉट, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी tenure period or the years that you have to wait for his removal. There is no tenure system, there is no tenure track, there is no number of years required for you to remove the एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिमूव करने का जो आपको टेन्योर है उसकी कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को SCCP सिक्योरिटी दे रही होती है, उन्हें 3 साल से पहले फारिग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स जब चाहें रिमूव कर सकते हैं, जब भी उन्हें लगेगा कि ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, तो उस सूरत हाल में वो क्या करेंगे, उसके ओहदे से हटा देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हमारी AGM की है, एनुअल जनरल अबाउट दैट अटेंडेंस शुड बी इनकरेज। यानी आप जब हम किसके बिहाफ पे बात करें, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से, या जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में किस चीज़ का, at the time of annual general meeting they should try to make sure that as many possible shareholders, as many shareholders can attend that meeting should attend that meeting। यानी जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स को वो अटेंड कर सकते हैं उस मीटिंग को, उसे अटेंड करना चाहिए। लॉट ऑफ क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड कि सर हम उसे कैसे एश्योर करेंगे कि कितने जो हमारे जो है ना शेयर होल्डर कैसे अटेंड करेंगे। तो आप हमेशा याद रखें, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू एडवर्टाइज द एनुअल जनरल मीटिंग, टू एडवर्टाइज द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इन अ प्रॉपर वे। वो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताएंगे कब कब होनी है, वो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में एडवर्टीजमेंट करेंगे एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी। इवन ये जो आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होते हैं लिस्टेड कंपनीज के, वहाँ पे नोट्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर, अनाउंसमेंट में ये चीज़ें आ रही होती हैं कि कौन सी कंपनी किस वक्त अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंफर्म कर रहे होते हैं, उसे ओवरव्यू कर रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं। अटेंडेंस वहाँ पे क्या होती है कि क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सबको इन्फॉर्म करना है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग की आपको वो मिलते हैं, क्या कहते हैं उसे, एनुअल जनरल मीटिंग के इन्विटेशंस मिलते हैं, इन्विटेशन कार्ड आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि सर यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी एंड दिस कंपनी इज गोइंग टू कंडक्ट अ एनुअल जनरल मीटिंग एंड यू आर वार्मली वेलकम and you are warmly invited in that meeting। तो वो इस चीज़ को अश्योर करवाना भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है। आस्किंग ऑफ क्वेश्चन शुड बी इनकरेज एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। यू हैव इनवाइटेड ऑल योर शेयर होल्डर्स एट द टाइम एंड यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन अबाउट द एजेंडा that these are the agenda for this particular upcoming year। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ये बात अश्योर करवानी है कि तमाम के तमाम लोग जो बात सुन रहे हैं एजेंडा, उसके बाद अगर उनके कोई रिजर्वेशंस हैं, उनके कोई डाउट्स हैं, दैट डाउट मस्ट बी क्लियर्ड एंड देयर शुड बी एन
क्वेश्चन आंसर सेशन, और क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप सारी बातें उन्हें बताएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मीटिंग कंडक्ट करानी है, इसमें हम ये एजेंडा हमने ये रखा है, इस साल इस चीज़ की अप्रूवल चाहिए। और आप ये नहीं होगा कि आप बस उन्हें बता देंगे और वो वोटिंग शुरू कर देंगे। अगर उनके कुछ डाउट्स हैं तो उन्हें डाउट को आंसर करने के लिए आप उन्हें क्वेश्चन आंसर सेशन दे। हो सकता है कि जो बंदा आपके अगेंस्ट वोट करने वाला हो, जब आप उसके डाउट क्लियर कर दे तो वो आपके फेवर में वोट दे दे। तो ये तमाम मैटर्स को देखना चाहिए। ठीक हो गया। इंडिविजुअल वोटिंग ऑन इश्यूज, नो ग्रुपिंग ऑफ इश्यूज। इंडिविजुअल वोटिंग ऑन इश्यूज यानी तमाम लोग जो ऐसा मामला हो जिसपे आपको लग रहा हो कि ये तमाम ग्रुप की फॉर्म में कोई खराबी हो जाएगी, इसमें हर बंदा अपना अलहदा वोट दे, तो वो भी अलाउ होना चाहिए। नो ग्रुपिंग ऑफ इश्यूज, इसमें क्या होता है कि अगर जब इंडिविजुअल वोट देने की इजाज़त दे दी जाती है, जिसमें कि जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि हमारी जब भी कौमी असम्बली की मीटिंग होती है, उसमें कोई भी बड़ा एजेंडा आता है, तो उसमें क्या किया जाता है, तमाम लोगों को एक जो है ना जो हिडन कह सकते हैं, या जो एक वर्ड होता है हिडन बैलेट सिस्टम, ऐसी कोई वर्ड होता है जिसके अंदर ना अकेला बंदा जाके उसकी प्राइवेसी रहती है, मतलब उस चीज़ को वो पब्लिक नहीं कर सकता कि टू वॉम आई वोटेड और व्हाट आई वोटेड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग में भी एश्योर होनी चाहिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर कोई हैं जिनके खिलाफ आपने वोट देना है या जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप वहाँ पे भी वोटिंग पावर अपनी यूज करते हुए उसकी प्राइवेसी भी रख सकते हैं। सीक्रेसी ऑफ वोट का वर्ड था वो शायद, हाँ, सीक्रेसी ऑफ वोट को एश्योर करना भी ये डायरेक्टिव की के ऊपर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या सर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी ऑफ वोट मतलब वहाँ पे सब ओपन वोटिंग करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो वो जो भी पॉलिसी होगी ऑर्गेनाइजेशन की उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को एश्योर किया गया, इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि आप अलाउ कर सकते हैं कि जी आप सीक्रेट वोटिंग करें या ओपन वोटिंग करें, तो दोनों चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। वन वोट मीन्स वन शेयर। अब यहाँ पे कुछ बातें जो कुछ बच्चों के जहन में आ जाएंगी कि सर वो जो एक स्पेशल वोटिंग पावर होती है या स्पेशल टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं जिसमें वन शेयर इज इक्वल टू 2 वोट, वो भी क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? तो जी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट कुछ फाइनेंस के बच्चों ने पढ़ा होता है कि जी जिसमें हम ऐसे शेयर्स को भी इशू करते हैं जिसमें वोटिंग पावर बढ़ा देते हैं, तो उस तरह के वोटिंग पावर भी चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि 99% हमारे वोट एक शेयर के ही बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने वही जनरल टर्म या मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म यूज किया है यहाँ पे कि 1 वोट इज इक्वल टू 1 शेयर। ठीक है, प्रॉक्सी फैसिलिटी क्या होता है, अब ये बात ध्यान में रखें। यहाँ पे तमाम बच्चे जरा इस बात को समझ लें कि मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टेट ऑयल का शेयर परचेज किया हुआ है, ठीक है, और उसकी एनुअल जनरल मीटिंग आ गई है। एनुअल जनरल मीटिंग वाले दिन मुझे लाहौर जाना पड़ा है, मीटिंग है इस्लामाबाद में। अब मैं इस्लामाबाद में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन आई वांट टू वोट इन दैट मीटिंग। इस सूरत हाल में आई विल राइट अ लेटर, वो एक लेटर इशू किया जाता है एट द टाइम ऑफ द इन्विटेशन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। वो लेटर भी सेंड किया जाता है जिसमें हमारे बिहाफ पे कोई बंदा आ सकता है। उस लेटर में ये बात मेंशन कर दी जाती है कि आई एम shareholder of this particular company and I wanted to attend the meeting, but later on I have certain other commitments, I cannot attend the meeting. This ABC person will attend the meeting on my behalf and he will be given the voting power and he will be given voting power as well। यानी इस बंदे को भी वोटिंग की पावर आप लोगों ने देनी है। ठीक है, तो वो प्रॉक्सी वोट फैसिलिटी क्या होती है कि आपकी जगह पे आपका कोई और बंदा जाके आपके बिहाफ पे वोट दे आता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉक्सी फैसिलिटी, और इसकी एश्योरेंस भी आपने एनुअल जनरल मीटिंग में रखनी होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप का जो सिस्टम है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि विद इन पाकिस्तान देयर इज अ वास्ट कम्युनिकेशन between the shareholder, there is a gap between the communication between the shareholder and the board of directors। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं उसका असर और शेयर होल्डर्स पे या उस शेयर होल्डर्स की क्या बातें हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचनी चाहिए, ये चीज़ ये मतलब इम्पोर्टेंट। अब हमने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी शेयर होल्डर कोई भी बात करता है उससे जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं सुनता या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जब तक शेयर होल्डर नहीं सुनता, जब भी वोटिंग होगी उसमें आपको जो है ना ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते।
सकते। यानी आप जो बेहतरीन काम चाह रहे हैं या बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है जब तक आप ये कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म नहीं करेंगे। अब बात आती है कि सर हाउ वी मेक रिमूव दिस पर्टिकुलर गैप। तो आप से रिमूव तब कर सकेंगे जब आप इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है कम्युनिकेशन का उसे ख़त्म करेंगे। वन वे रिपोर्टिंग और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन और वन वे रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है कि बस डायरेक्टर ने रिपोर्ट दे दी और शेयर होल्डर ने वो रिपोर्ट पढ़ ली। एक साइड से कम्युनिकेशन हुई है डायरेक्टर की तरफ से शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर क्या बात कहना चाह रहा था वो किसी को भी नहीं पता चला। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम या टू वे कम्युनिकेशन डायरेक्शन क्या होती है कि एक बंदा कोई बात करे तो उसके जवाब में कोई दूसरी बात कर सके। टू वे सिस्टम, टू वे चैनल जो है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बड़ा फायदेमंद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इसके अंदर हम जो भी बात करते हैं वो दूसरा बंदा दूसरी पार्टियों से जाके सुन लेती है, ठीक है। और दोनों के दरमियान जो 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 है ना मिस अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है या मिस अंडरस्टैंडिंग जो कि इवॉल्व हो सकती है वो खत्म हो जाती है। जो भी क्या कह सकते हैं कि ये मिसकम्युनिकेशन को खत्म होने से बड़े फायदे होंगे, आपको ऑप्टिमल रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्शन बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द बोर्ड। अब हम बात ये कर रहे थे कि वन वे डायरेक्शन होगी तो बोर्ड डायरेक्टर से बात आ जाएगी सिर्फ शेयर होल्डर पे, लेकिन उसमें टू वे कम्युनिकेशन गैप रहेगा। यानी एक बात तो दूसरी तक पहुंच गई, बट व्हाट इज द feedback or what is the stance of the other party, that is very much important for the first party to know। तो हमने क्या कहा कि टू वे कम्युनिकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है, एक बात आपको समझा दूँ कि नहीं सर टू वे कम्युनिकेशन होगी तो ही अच्छी होगी, नहीं, ऐसी भी बात है कि जब शेयर होल्डर के को ज़्यादा पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर हु हैज़ नो नॉलेज अबाउट द इनसाइड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें वन वे डायरेक्शन भी चल सकती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चीज वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद नेचर, किस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है, फॉर्मल हो रही है या इनफॉर्मल हो रही है। मोस्टली विद इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू योर शेयर होल्डर, दैट थिंग मस्ट बी एड्रेस्ड इन अ प्रॉपर वे, दैट थिंग मस्ट बी टेकन इन अ प्रॉपर वे, दैट थिंग शुड बी performed as per plan, that activity must be performed according to rules and regulation and the policy of an organization। लेकिन जहाँ जहाँ आपको ये बात फील होने लग जाए कि नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन में बगैर सिर्फ फॉर्मल वे में हम बात नहीं कर सकते, कभी हमें ऐसे शेयर होल्डर्स के साथ कोई गेट टुगेदर भी कर लेनी चाहिए। ये होता है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में, ये होता है कि जब आपको ये बात फील होने लग जाए कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन से बात नहीं होने वाली, कुछ ऐसे मेजर शेयर होल्डर्स हैं, कुछ बड़ा ग्रुप है जिसे अगर हम कहीं पे इनविटेशन दे दें, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के या किसी जगह पे हम उनके साथ कोई पार्टी अरेंज कर लें जिसपे उन्हें इनवाइट किया जाए या उनके साथ बात की जाए, तो हम ज़्यादा अच्छा एंड रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स को भी जहन में रखना चाहिए। ये तमाम फैक्टर्स भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होनी चाहिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को इंक्रीज कर सकती है। एट द सेम टाइम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन अप्लाई होनी चाहिए, नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी अप्लाई हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करता है और जो है सिचुएशन टू सिचुएशन भी ये बात वेरी करती है। स्कोप, ऑल और सम शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात है कि कम्युनिकेशन किससे करें, कि तमाम शेयर होल्डर से करें या क्या कहते हैं कुछ खास शेयर होल्डर से करें। मुझे तो ईमेल आ जाती है किसी भी कंपनी की जिसके मैंने शेयर परचेज किए और मेरे नाम पे रजिस्टर हो, लेकिन बात यह कि मैंने तो कभी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड नहीं की। लेकिन अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ज्वाइंट वेंचर है और दोनों मिल के बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप ये बात ध्यान में रखें कि आपने डिसाइड करना है कि वी शुड कॉन्टैक्ट विद अ सिंगल शेयर होल्डर और वी शुड कॉन्टैक्ट विद अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर। ये चीज़ इंश्योर कराना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, रेगुलर और इरेगुलर, नीड बेस्ड। अब यहाँ पे होता है कि frequently, what is the frequency of the communication between the shareholder and the board of director, कब करते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग में ही कम्युनिकेशन होती है। बाकी पूरे साल शेयर होल्डर्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने कुछ प्रोजेक्ट में बिजी हैं, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशनल हो। इंस्टीट्यूशनल क्योंकि रुझान कम है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी किसी जाके एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड कर लेता है तो कर लेता है, वरना क्या होता है वो पूरे साल में कोई और काम नहीं होता, वो मतलब उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा
रिलेशनशिप उनका नहीं होता। तो ये चीज़ इंश्योर कराना कि हमें कब कब उनसे किस किस वक्त पे किस किस मरले पे किस वक्त हमें एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है और हमें उनसे कम्युनिकेट करना है, ये तमाम मैटर्स कौन मैनेज करेगा? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। रेगुलर इरेगुलर कभी कभार, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं, इरेगुलरली 1 महीने बाद बुला दिया, फिर अगली मरतबा 7 महीने बाद बुला दिया, उसके बाद फिर 1 साल बाद बुला लिया, उसके बाद फिर 1 महीने बाद, ये इरेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न क्या है कि यू हैव द आइडिया दैट द कंपनी इज गोइंग टू कंडक्ट अ मीटिंग आफ्टर एवरी क्वार्टर, ये रेगुलर मीटिंग है। और नीड बेस क्या है कि जब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक मेजर डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे क्या आएगी? नीड बेस्ड कम्युनिकेशन आएगी बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द बोर्ड। कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं कि जिनमें ऑर्गेनाइजेशन की मेन अफेयर्स, मेन मैटर्स, मेन ट्रांजैक्शन, मेन क्या 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 कह सकते हैं कि जिसमें पूरा थीम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उनकी एक्टिविटीज के बारे में बता दिए जाए, तो उसके थ्रू हम अपने शेयर होल्डर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। चेयरमैन रिपोर्ट, हर एनुअल रिपोर्ट अगर आप ओपन करें तो वहाँ पे आपको पहले, दूसरे, तीसरे सफे में डायरेक्टर्स रिपोर्ट या चेयरमैन रिपोर्ट के नाम से एक सफ़ा मिलता है जिसमें वो सारी बातें एड्रेस करके बता देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, हम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इस साल हमारा क्या पर्पस था, हमने क्या अचीव किया और क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट, जिसमें एनुअल रिपोर्ट का नाम सर फहरिस्त है। कंप्लायंस रिपोर्ट वो होती है कि जिसमें तमाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लायंस किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कह दिया कि आपने एक रिपोर्ट इशू करनी है, जिसमें आपने तमाम मैटर्स जो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं, जो एक्टिविटीज आपने इस साल में की हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर शेयर होल्डर। तो इस किस्म की रिपोर्ट आप दे देते हैं। न्यूज़ लेटर, सर्कुलर्स एंड मीटिंग विद मेजर शेयर होल्डर एंड कोरेस्पॉन्डेंस, ये मीटिंग वाली बात पहले आती है। न्यूज़ लेटर, सर्कुलर्स में हम बात, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट्स आ रही होती है, फलां कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की है, या कंपनी की अपनी में आ रहा होता है कि क्या कहते हैं, कंपनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रहा होता है कि हमने मीटिंग कंडक्ट करानी है। तो ये चीज़ें बताने का मतलब क्या है कि हम शेयर होल्डर से किसी तरह कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीटिंग विद मेजर शेयर होल्डर, अगर आपको पता है कि जी पीसीबी को पता है कि एचबीएल इज द मेजर शेयर होल्डर फॉर द वेंचर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, तो वो एचबीएल के चेयरमैन के साथ हमारे पीसीबी के चेयरमैन वो कोई मीटिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पार्टी ने हमें सबसे ज़्यादा पैसा देना है इस वेंचर के लिए। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन हो रही है दोनों पार्टी में। कोरेस्पॉन्डेंस कौन से होती हैं कि जो इसमें ना आप जो कॉन्सेप्ट आप रख लें वो थर्ड पार्टी का या ब्रिज का या चैनल का कॉन्सेप्ट रखें कि जिस चैनल से आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। Shareholders एक्टिविज्म का मतलब है कितने एक्टिव है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द मैटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपने ये बात रखनी है कि रेफर टू द स्टैंड टेकन बाय शेयर होल्डर अगेंस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। जब भी आपको पता चल जाए कि बोर्ड आपका कोई फैसला करने वाला है जिससे आपको सख्त एतराज़ है, तो उसमें आप क्या करेंगे? आप स्टैंड लेंगे, आप बताएंगे कि नहीं जी नहीं, ये जो आप डिसीजन लेने वाले हैं दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप क्या है? आपका एक्टिविज्म शो है, यू आर शोइंग टू द मैनेजमेंट दैट वी आर नॉट स्लीपिंग, we gave you the authority to run the organization, we elected you, but now we are awaking and we are observing the organization keenly, and whatever the matters being performed in this organization, we have the overview, we have the overlooking activity on that matters। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? डू दे हैव एडिक्वेट राइट और पावर, क्या उनके पास सही राइट्स और पावर हैं किसी चीज डिसीजन लेने का? रिजल्ट लेस इंपॉर्टेंट एंड शो ऑफ डिसेंट, यानी जो है ना, इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि नताइज क्या निकलेंगे इसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा होता है। मतलब जब भी आप किसी चीज को कहते हैं ना कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, उसके ऊपर आप अपना स्टैंड ले रहे होते हैं कि नहीं जी ये आप जो काम करें इसका ये नतीजा निकलेगा, इसलिए हम इसे आपको नहीं करने देते। तो ये आपका एक्टिविज्म शो हो रहा है। अब यहाँ पे कैन वर्क ओनली इफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, मैं ये जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर से जाके बात करूँ कि जी नहीं सर ये मैंने आपको इस कंपनी में ये काम नहीं करने देना, तो दे डेफिनेटली विल आस्क दैट सर हु आर यू, तो आई विल इन्फॉर्म दैट सर आई एम द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। उन्होंने कहा नहीं आपके शेयर हम वापस दे दें, हमें हम खुद परचेज कर लेते हैं। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं दे विल नॉट हैव दैट मच strength as the
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविज्म में तब भी उसकी कोई ज़्यादा वर्थ होती है। HPL कहते हैं जी सर हमने आपके साथ इस वेंचर को नहीं बढ़ाना क्योंकि सुपर लीग की ना आप जो है ना उसकी एडवर्टीजमेंट सही नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए जितना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये क्या है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो उस पर जाके बात कर सकता है। ठीक है, डू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव अ ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द अदर शेयर होल्डर? यस दे हैव द अथॉरिटी। ठीक है, उसमें ये आता है कि ये जब इंस्टीट्यूशंस को पता चल रहा है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक्टिविटी करी है जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी, तो वो ऐसे शेयर होल्डर जो इंडिविजुअल होते हैं उनसे जाके बात कर लेता है कि जी सर ये एक्टिविटी नहीं होने देनी, इस एक्टिविटी को हमने एरिया ऑफ डिसेंट। यहाँ पे बात ये है कि हम किन किन क्या कह सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं जिसमें हमारा बोलना बनता है, यानी हम कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशन से इख्तलाफ कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी आती हैं जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, हम कहते हैं नहीं वी आर नॉट एग्री विद यू। तो री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, उस पर इख्तलाफ हो सकता है कि नहीं इस बंदे को दोबारा री इलेक्ट क्यों कर रहे हैं। री अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, इसी ऑडिटर ने पिछले साल भी ऑडिट किया था, आप फिर इसी बंदे को लेके आ रहे हैं, क्या इसने इतना अच्छा काम कर दिया कि आप चाहते हैं नहीं यही बंदा हमारे लिए यही दोबारा ऑडिट कर दे। अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अगर आपको लगेगा कि जी डायरेक्टर अपनी रेम्यूनरेशन, अपनी सैलरी वगैरह जो अपने जो फायदे हैं वो बढ़वा रहे हैं, तो उसमें भी आप जाके इख्तलाफ कर सकते हैं कि नहीं भाई हमने इस बंदे की रेम्यूनरेशन नहीं बढ़ानी, काम करने करे, नहीं तो बस से फारिग कर दो। अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स, तमाम के तमाम जो आपके ये समझे वो जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी अप्रूवल देना, इसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, नहीं हम इसका अप्रूवल नहीं देते। डिविडेंड रिकमेंडेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे इस साल हम अपनी रिटेन अर्निंग बढ़ा रहे हैं और डिविडेंड नहीं देने वाले, तब आप बोलेंगे कि नहीं सर वी वर एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड फ्रॉम यू एंड यू आर नॉट गिविंग दैट डिविडेंड, तो वहाँ पे इख्तलाफ कर सकते हैं। चेंजेस इन शेयर कैपिटल, वो कहें जी 50% था कैपिटल स्ट्रक्चर, 50% हमारा डेट से था, 50% वॉज टेकन फ्रॉम द इक्विटी साइड, अब हम इसे ना 80% डेट कर रहे हैं, 20% इक्विटी, तो हम वहाँ पे बोलेंगे नहीं सर नो वी हैव द 50% शेयर एंड यू कैन नॉट रिड्यूस आवर शेयर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अदर्स अप्रूवल, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसमें वो जैसे हमने एक्विजिशन और मर्जर के ऊपर बात की, तो उस किस्म की चीज़ों के ऊपर भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म 2, इन्वेस्टर जॉइंट हैंड्स विद स्मॉलर शेयर होल्डर, अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस भी छोटे शेयर होल्डर्स के साथ मिल जाए, जिसपे हमने पहले भी बात की है कि आपको 51% वोटिंग पावर पूरी करनी है और आप उसके लिए छोटे इन्वेस्टर से खुद कम्युनिकेट करते हैं कि हम करना चाह रहे हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे। यानी इस सूरत हाल में दो पार्टी मिलकर काम कर रही होती है। मॉनिटरिंग ऑफ बोर्ड परफॉर्मेंस, इसमें आप क्या किस किस्म की एक्टिविज्म देख रहे होते हैं कि मॉनिटर कर रहे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ का। इंटरवेंशन, डायरेक्टर किस किस्म के काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो गलत चल रहे हैं, उसे हमने करेक्ट कैसे करना है, उसकी एक्टिविटी को कैसे टैकल करना है। डायरेक्टर कहाँ कहाँ जो एक्टिविटी वो पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टर विल फाइंड इट वेरी बेनिफिशियल इफ द लार्ज इन्वेस्टर or the institutional investor will join the hand with them, यानी shake the hand with them, यानी उन्हें जब पता चलेगा ये institutional investor है, इसकी keen eyes हैं, इसे देखना पता, इसे हर चीज़ के बारे में इल्म है, तो small investor love to have the golden handshake with the institutional investor। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं जी सर आप देखें इनमें क्या क्या खराबी, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। रेगुलर इवेल्यूएशन एंड शेयरिंग ऑफ द एनालिसिस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जब कोई चीज़ को एनालाइज करने लगे तो उसे रेगुलर पैटर्न पे बार बार देखें। ये ना हो कि बस अब आपने डिसीजन लिया उसके बाद फिर उसे अगला डिसीजन लेने के लिए आप वेट करने लग जाए। नो, वट एवर द डिसीजन यू टुक यू हैव टू evaluate on regular intervals, ठीक है। But remember institutional investor organizations are all run by managers, so they have affinity for managers। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी, उनके भी मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं कि हमने फलां कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये ना हो कि उनके मैनेजर्स के आपके साथ या बॉन्डिंग हो जाए या आपके खिलाफ कोई जानबूझ के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बने। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि मैं भी मैनेजर हूँ, मैंने भी अपना काम करना है और ये इंस्टीट्यूशन जो चल रहा है ये भी, इसका भी एक मैनेजर मुझसे इख्तिलाफ कर रहा है या मेरे साथ कोई ताल्लुक रख रहा है, मतलब ये मुझसे मेरे साथ
जो है ना रिलेशनशिप चल रहा है ना, ये जान के मेरे खिलाफ हो रहे हैं या जान के मेरे साथ हो रहे हैं, इन तमाम मैटर्स को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। और शेयर होल्डर्स को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि अर्बन इंस्टीट्यूशन के अगर थ्रू काम कर रहे हैं तो इन दोनों मैनेजर का की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो जाए। यानी सही फैसले में मैनेजर स्टैंड लें और गलत फैसले में एक दूसरे के खिलाफ हो, तो ये जो एक्टिविज्म है ना ये स्ट्रांगली अप्लाई हो सकता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 इन द नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz to all of you. You may and another request that please ask as much as question you can on the WhatsApp group. Thank you so much. Allah Hafiz.